हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और आई होप आप सभी बच्चों का जो पेपर है नीट 2023 का, वो आपकी जो मेहनत थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा हुआ होगा। ठीक है। और आज के पेपर में आज की वीडियो में हम 2023 का जो नीट का पेपर हुआ उसका फिजिक्स का जो पेपर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो पेपर है ये कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे अटेम्प्ट हो सकता था। ठीक है। कहाँ पे बच्चे जो है वो सिली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है। हम अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जो बच्चे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 170 180 स्कोर जो है वो फेच कर सकते हैं, इवन मॉक टेस्ट में उनके स्कोर 170 आते थे, तो कई बार बच्चों का जो स्कोर है फाइनल पेपर में प्रेशर की वजह से या सिली मिस्टेक्स की वजह से 140 150 की रेंज में भी आ जाता है। ठीक है। और ये वीडियो जो बच्चे 2024 में नीट को के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो हमें साल भर में नहीं करनी है और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें नीट 2024 की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें कोशिश करूंगा कि हम बहुत लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, वर्क फंक्शन दिया गया है सीजियम का, पोटेशियम का, सोडियम का 2.14, 2.30 एंड 2.75 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जो इंसिडेंट कर रही है वो है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो पूछा है कि किस फोटो सेंसिटिव सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें पता है कि अगर इंसिडेंट ऑफ जो फोटोन इमिट हो रहे हैं उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 2.20 और वर्क फंक्शन ये देख रहे हो दो, पोटेशियम और सोडियम का इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो सिर्फ सीजियम जो मटेरियल है वही शो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना था? बोलो बेटा, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? जीरो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी इसे बोलते हैं। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लाइंस है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ था। If the galvanometer G shows does not show any deflection, तो बताएं ये जो वैल्यू है, अगर आपको दिख नहीं रही मैं वैसे बता दूं, ये वैल्यू है बेटा 400 ओम की वैल्यू है। ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल है और ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल है। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। मान लेते हैं करंट इस लूप में फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है बेटा? बोलो। यहां से आई करंट जो है इस लूप में फ्लो कर रही है। अगर यहां से आई करंट फ्लो कर रही है और यहां गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? आपको अगर लूप लॉ याद है, लूप लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट ध्यान है वो कर सकते हो। क्या कर सकते हैं बेटा? नोडल एनालिसिस लगा दें तो यहाँ के वोल्ट को मान लेते हैं जीरो और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? बोलो बेटा। यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट। ये जीरो है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। 10 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर आप इस 400 ओम से देखो कितनी करंट पास कर रही है, तो करंट किसके इक्वल है? बोलो बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। और डिवाइडर बाई क्या कर देंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये करंट इस लूप में फ्लो कर रही है और इस वाले आपको ये रेजिस्टेंस पूछा गया है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? V डिवाइडेड बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस है 2 वोल्ट का, और ये जो करंट है, करंट को आप क्या बोल सकते हो? 8 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया? 5, 1/50। तो करंट कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई 50। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? बोलो बेटा। 100 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे थोड़ी सी जगह भी चाहिए। एक लैंप है 12 वोल्ट और 60 वॉट की, इज कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया है।
whose primaries is connected to 220 volt assuming transformer to be ideal। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ जितनी एनर्जी इनपुट है उतनी एनर्जी पर सेकंड में बाहर भी जा रही है। तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल पूछा गया है। बेटा देखो ये इस तरह से एक आ गई प्राइमरी कॉइल, इस तरह से ये कौन सी कॉइल आ गई बोलो बेटा सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में मान लेते हैं इस तरह से कोई आउटपुट सोर्स है जिसकी 12 वोल्ट की बैटरी है और एनर्जी कितनी है बेटा बोलो 60 वॉट की एनर्जी है। इनपुट जो वोल्टेज है वो कितनी है, इनपुट वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज है। यहां से करंट फ्लो करेगी, कितनी करेगी, आईपी करंट फ्लो करेगी। तो आइडियल सिचुएशन में बड़ी सिंपल सा फंडा है, क्या होता है जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है। मतलब आप क्या लिखोगे 220 इंटू आईपी करंट इज इक्वल्स टू व्हाट 60। तो यहां से आईपी करंट ये जो प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट होगी उसको क्या लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई व्हाट दैट कम्स आउट टू बी 220। आंसर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 11 और 3 डिवाइडेड बाई 11 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा 2.7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा देखो ए फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड्स। ठीक है बिल्कुल बात ऐसा ही होता है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, और कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस, और साथ में क्या होता है बोलो बेटा एक लोड रेजिस्टेंस लगा है। विच ऑफ द कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया अगर एक फुल वेव रेक्टिफायर है तो जो आउटपुट जो आपको मिलेगा सिग्नल वो फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है तो कैपेसिटर का यूज किया जाता है ताकि आप बोलो बेटा ये जो एसी के रिपल्स हैं उसको डायरेक्ट आउटपुट में जो है रेक्टिफाइड आउटपुट में कन्वर्ट कर पाओ। तो आंसर क्या बन जाता है इसका बोलो बेटा डी कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेन वेव इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है बोलो बेटा ई नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है ई नॉट की वैल्यू 48 वोल्ट पर मीटर। वी नॉट की ई नॉट की वैल्यू दी है। क्वेश्चन पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का जो रेशियो होता है दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल्स टू बोलो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय व्हाट स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 48। 48 को डिवाइड करोगे किसके साथ स्पीड ऑफ लाइट के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁸। तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी 16 इंटू 10⁻8 -8। ठीक है और 1.6 के साथ करेंगे कितना बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻8 और -7 लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बन जाएगा बोलो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसका ज्यादा था। आपको मास दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, और साथ में क्या गिवन है बेटा बोलो लेंथ दी हुई है। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। आपसे पूछा गया है कि डेंसिटी में एरर क्या है। बेटा देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है पहले तो यही देख लेते हैं। तो हम सबको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या लिखोगे वायर का पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल लिख लोगे। ठीक है ये फॉर्मूला हो गया। और रिलेटिव एरर इन डेंसिटी जैसे रो डिवाइडेड बाई रो, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी लिखना है तो कैसे लिखोगे प्लस माइनस, साथ में क्या लिखोगे पहले रिलेटिव एरर इन मास लिखेंगे फिर प्लस करेंगे, आर की पावर 2 है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन आर लिखेंगे प्लस यहाँ पे एल है तो क्या लिखोगे डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे। ये रिलेटिव एरर बन गया। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे इसको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बेटा अब कहां पे क्या पुट करेंगे, ये जो डेल्टा एम है उसकी जगह पुट करेंगे 0.002 और एम की जगह पुट करेंगे 0.4। रेडियस में डेल्टा आर की जगह पुट करेंगे 0.001, आर की जगह पुट करेंगे 0.3। डेल्टा एल, एल की जगह पुट करेंगे 0.002, एल की जगह पुट करेंगे 5। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है वैल्यूज पुट करोगे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बेटा बोलो आंसर निकल कर आता है 1.6। हाँ थोड़ा सा लेंथी था आपके ये क्वेश्चन 2 मिनट ले सकता था, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव पार्ट था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लाइट है ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल से डिस्टेंस x इन टाइम t1।
इसका मतलब एयर में इसकी स्पीड कितनी है, एयर में लाइट की स्पीड है x डिवाइडेड बाई t1। अब दूसरा कोई मीडियम है डेंसर, उसमें ये लाइट 10x का डिस्टेंस कवर कर रही है t2 टाइम में। कितने टाइम में बेटा, t2 टाइम में। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2। एंड साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई म्यू, और म्यू होता है v1 डिवाइडेड बाई v2। कितना होता है म्यू बेटा, बोलो v1 डिवाइडेड बाई v2, ये आ जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1। तो v2 डिवाइडेड बाई v1, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, बोलो बेटा, आप इसको वैल्यू पुट करोगे v2 डिवाइडेड बाई v1, दिस कम्स आउट टू बी 10t1 डिवाइडेड बाई व्हाट, t2। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया 10t1 बाई t2। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, 10t1 बाई t2। तो ए का जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अरे पता है ना, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। सिंपल इस कंसेप्ट का यूज करना था, 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आपका आ जाता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में स्मॉल एम है बेटा, सी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो आप ऐसे समझ लो, क्वेश्चन क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट है कितना, Q मल्टीप्लाई बाय L। ये डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय L। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है, 2 इंटू 10⁵। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, बोलो 30 डिग्री का दोनों के बीच में क्या है, एंगल। तो अब इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क होता है PE मल्टीप्लाई बाय व्हाट, बोलो बेटा, साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी वैल्यू दी है बेटा टॉर्क की, 4 न्यूटन मीटर वैल्यू दी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको डाइपोल मूवमेंट नहीं दिया है, आपको डाइपोल की लेंथ दी हुई है, और वो भी कितनी लेंथ दी है, 2 सेंटीमीटर। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ई मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे, साइन ऑफ, अरे बोलो बेटा क्या आएगा, 30 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁵, और मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये वैल्यू यहां से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। आपको चार्ज की वैल्यू पूछी हुई है, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाता है, 2 1 सा 2, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। यहां से जो Q है, Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलो बेटा 2 मिली कूलम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब इलास्टिसिटी में, मतलब हर चैप्टर में बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको हर चैप्टर की एक बेसिक नॉलेज भी है तो आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक होना ही था, प्रोवाइडेड आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, फिजिक्स को प्रॉपरली आप 1 आवर का टाइम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे निकलने ही चाहिए थे। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्लास में तो ऑब्वियस ही बात है कि हर कुछ बहुत अच्छे से करवाया जाता है पूरे साल भर में। देखो नेक्स्ट, लेट द वायर बी सस्पेंडेड, एक वायर है उसको ऐसे आपने सस्पेंड कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे हैंग कर रही है, आपने नीचे एक W वेट इस पे हैंग कर रहे हो। तो स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस क्या होता है, बोलो बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ जाती, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो आंसर क्या बन जाता है इसमें आपका, बोलो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, जैसे हमें पता है लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज कब बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट की स्टेट पे। लाइमन बाल्मर सीरीज कब मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा हायर एनर्जी लेवल से n = 2 पे, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक डी एक्साइट होता है। तो ऐसे करके मिलेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा इंफिनिटी से, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा जब एनर्जी होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेज वेवलेंथ बाल्मर सीरीज की है लैम्डा। हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला, 1/λ = r लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई लाइमन बाल्मर की बात कर रहे हो तो 1/t² डिवाइडेड बाई शॉर्टेज वेवलेंथ हो तो 1/λ इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब आपके पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वेशन बन गई आपके पास फर्स्ट।
शॉर्टेज वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेज वेवलेंथ, तो शॉर्टेज वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज में कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, इन्फिनिटी से कहां तक डी एक्साइट होगा? बोलो लाइमन n इज इक्वल टू 1, बाल्मर n इज इक्वल टू 2, लाइमन बाल्मर पास्चर n इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट में क्या आएगा? n इज इक्वल टू 4 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जब इन्फिनिटी से डी एक्साइट होकर आएगा तो यहां से 1 बाई लैम्डा डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? r डिवाइडेड बाई 16। आपसे पूछा है शॉर्टेज वेवलेंथ इन, इसको बताओ, लैम्डा को बताओ इसकी टर्म में, तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो दोनों का कंपेयर कर दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मैंने उल्टा लिख लिया ना बेटा, r/16 को हम क्या लिख सकते हैं? r/16 को लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा 4 लैम्डा r, इसकी लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया था, ऑप्शन थर्ड आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक गैस है, उसका टेम्परेचर है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, बट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। आरएमएस स्पीड 3 टाइम्स बढ़ जाए, तो हमें पता है कि आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइडेड बाई व्हाट? मतलब वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो पहले केस में क्या लिखोगे? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर ऑफ टेम्परेचर, तो -50 डिग्री कितना टेम्परेचर होता है? 273 में माइनस कितना करोगे? 50 माइनस करोगे और यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 2, यहां से भी क्या आ जाएगा 2, तो ये हम लिखेंगे 220। अब आपने स्पीड को इंक्रीज किया है, 3 टाइम्स बढ़ाया है, मतलब अब आपकी स्पीड होगी 4 टाइम्स ऑफ v। अब पूछा गया है टेम्परेचर कितना होगा? दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4/1, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? √ऑफ t डिवाइडेड बाई व्हाट? 223। तो इसको स्क्वायर कर दो, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t कम्स आउट टू बी 4 4 16 मल्टीप्लाई बाई 223। ठीक है, ये t की वैल्यू आ गई, और लेकिन यहां से जो t की वैल्यू निकल कर आई है वो किस में आई है बेटा? बोलो, ये वैल्यू आई है केल्विन में निकलकर। किस में निकल कर आई है बेटा? केल्विन। केल्विन में कोई आंसर मैच करेगा नहीं, जब हम इसको माइनस करेंगे किसके साथ? 273 के साथ, तो आंसर आ जाएगा सेंटीग्रेड में, और ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3295 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बन जाएगा इसका? 12th का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो, फुटबॉल, ए फुटबॉलर इज मूविंग टुवर्ड साउथवर्ड। पहले फुटबॉल साउथवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो है एक फुटबॉलर की वो कितनी है बेटा? बोलो v इंटू माइनस जे कैप, v इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फुटबॉलर। फिर ये ईस्ट की तरफ टर्न करता है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? v मल्टीप्लाई बाई आई कैप, ये इसकी क्या हो जाएगी? बोलो बेटा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, with the same speed to avoid opponent the force acts on the player while turning it। बताओ इस जो प्लेयर है इस पे कितनी फोर्स लगी? तो ये पहले जा रहा है साउथ की तरफ, फिर ये ईस्ट की तरफ जाने लग गया, तो फोर्स कितनी लगेगी? न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट याद करो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है? कितना मोमेंटम में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज होगा। बोलो कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज होगा। कितना मोमेंटम में चेंज होगा वो डिपेंड करता है कितना वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। मतलब जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की है, और वही डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स की। तो अगर हम यहां पे देखें तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर देखा जाए कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल लिखोगे, फाइनल क्या आ गया? v इंटू आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी v मल्टीप्लाई बाई जे कैप, और फाइनल अगर डायरेक्शन देखो तो आई कैप और जे कैप, आई कैप भी पॉजिटिव है, जे कैप भी पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ। सॉरी बेटा, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस डायरेक्शन इज नोन एज, ये आ गया ईस्ट, ये क्या आ गया बेटा? नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? बोलो अलोंग दी नॉर्थवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। बताओ, हल हुआ क्वेश्चन इतना ज्यादा कि
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होती है बेटा? ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एन, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? V डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एन। अब इन दोनों का रेशो पूछा है तो रेशो निकाल कर क्या आंसर आ जाएगा? 2:1 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें तो मैकेनिकल वेव्स में से डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बीट्स था इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउंड में से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते थे, ऑल्दो 2 क्वेश्चन वेव से यहां से पूछे भी गए साउंड पे, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बन सकते थे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बेटा कोई भी बॉडी अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अलोंग मूव कर रही है तो एंगुलर एक्सीलरेशन या तो आउट द प्लेन होगा या इनसाइड द प्लेन होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन डिसाइड होगा अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आउटसाइड द प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज या इनसाइड द प्लेन। तो ऑप्शन क्या आएगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 15 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से पूछे गए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोनों पूछे गए। फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट सही है। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इन ब्रेकडाउन रीजन। बिल्कुल सही बात है, जीनर डायोड एक हाई डोपिंग डायोड है, ऑल्दो इसको यूज किया जा सकता है फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन इसका मेन यूज या एप्लीकेशन किसमें है? रिवर्स बायस कंडीशन में ही इसका यूज किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर व्हाट? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन पूछा है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी इज 0। बेटा E डॉट डी है क्या? मतलब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है सरफेस में मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, तभी मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स क्या? 0। तो मतलब गॉस लॉ से बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो गॉस लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर होती, कोई भी क्वेश्चन बनता तो निकल जाता, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि भैया थर्ड स्ट्रिप बताओ। बेटा पहले 2 नंबर जो है, जो थर्ड है वो क्या आता है? मल्टीप्लायर, ठीक है। पहले 2 कलर बताते हैं नंबर, थर्ड बताता है बेटा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर है 10⁻3। तो कैसे बनता है मल्टीप्लायर? बी रॉय वाला आपको ऐसे याद होगा, बी रॉय ऐसे पढ़ाया जाता है ना, बी रॉय पढ़ाया जाता है। ये 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। इसका मतलब कलर कौन सा आ जाएगा? बोलो बेटा, ऑरेंज कलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बेटा मैग्नेटिक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो क्या है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2L मल्टीप्लाई बाई करंट का स्क्वायर। L की जगह लिखोगे 4 माइक्रो, ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 1/2 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होल मल्टीप्लाई बाई करंट का स्क्वायर, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4 2 8 8 इंटू 10⁻6 जूल। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 8 माइक्रो जूल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीआर सीरीज है जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। बताओ किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अकर होता है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाई C। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई F। पहले 1/√LC निकाल लेते हैं। तो जैसे ही 1/√LC निकालोगे, L की जगह लिखोगे 10 इंटू 10⁻³ और ये और C की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴। लेकिन किसमें बनेगा? बोलो बेटा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा यहां ध्यान दो, यहां पे ऑप्शन है किलोहर्ट्ज, यहां है रेडियन पर सेकंड, यहां है किलोहर्ट्ज, यहां है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, किलोहर्ट्ज सिंपल फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। हमने ओमेगा निकाला, 10⁻⁴ रेडियन पर सेकंड आया, मैच नहीं कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो 2 पाई f किसके इक्वल बन गया? 10⁻⁴। मतलब फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू बनेगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा? 2 पाई। और 10⁻⁴ को डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटा? बोलो 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.59 किलोहर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, फर्स्ट इसका ऑप्शन बन जाएगा।
ठीक है, तो आई होप हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे यार देखो, ये वाला लोअर टर्मिनल है, ये वाला हायर टर्मिनल है, इसके साथ वाला ये हायर टर्मिनल है, ये वाला लोअर टर्मिनल है। अगर आप इन दोनों को मिला लो साथ में तो आपको क्या मिलेगा, बोलो बेटा। एक बैटरी मिलेगी 5 वोल्ट की, जिसका, बोलो बेटा, ये वाली साइड हायर टर्मिनल, ये वाली साइड लोअर टर्मिनल। तो मतलब आप इन दो बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो सिंगल बैटरी से जिसका वोल्ट है 5 वोल्ट। अब देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, टोटल रेजिस्टेंस 7 + 2 9 और 1 10। तो व्हाट इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट क्या होती है, V डिवाइडेड बाय R। कितना नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ये आएगा वैल्यू 5, रेजिस्टेंस है 10, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और कर कैसे रही है बेटा, ये वाली साइड हायर टर्मिनल, ये वाला लोअर टर्मिनल, तो ए से बी की तरफ जो करंट है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो ऑप्शन कितना आ गया, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है ए से बी थ्रू ई। अगर आपका आंसर 0.5 आ जाता तो वैसे भी कोई ऑप्शन 0.5 वाला वैसे भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, magnitude the minimum wavelength x rays produced by an electron accelerated through potential difference v volt is proportional to। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप जितने पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करवाओगे, एक्सेलरेट करवाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा, और फोटोन जो इमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, hc/लैम्डा एनर्जी होगी। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि मिनिमम एनर्जी, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोपोर्शनल टू। तो वेवलेंथ और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, वेवलेंथ यहां ले आओ, पोटेंशियल डिफरेंस यहां ले आओ, वेवलेंथ वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1/v। एक्स-रेज दो तरह की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूअस एक्स-रेज आएंगी, दूसरी, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस एक्स-रेज है वो कब होंगी, कैसे प्रोड्यूस होंगी, जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है तो जितनी भी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है उतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो इमिट होता है। ठीक है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो फोटॉन्स इमिट हो रहे होंगे उसकी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो एक्स-रेज पे इस बार क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था। ठीक है, एरर्स के ऊपर हमने वैसे बहुत सारा डिस्कशन किया था लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया। पिछली बार भी सिंपल क्वेश्चन था, उसमें लीस्ट काउंट पूछा था, इस बार तो थ्योरी ही पूछ ली, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछ लिया, द एरर इन द मेजरमेंट अराइजेस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। अरे आपको नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है तो एरर कौन सा एरर हो जाएगा, रैंडम एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा बेटा, रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दो स्टेटमेंट दी गई हैं, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस। बेटा फ्रिंजेस के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस का फॉर्मूला होता है λ/b। कितना होता है, λ/d। दिस इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, λ/d ये फॉर्मूला होता है। अगर आप स्क्रीन और फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ में बिल्कुल चेंज आएगा लेकिन एंगुलर सेपरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है λd डिवाइडेड बाय स्मॉल d। दिस इज द फॉर्मूला, तो यहां दोबारा लिख लेते हैं, λd डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दिस इज द फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पूछी जाएगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, लेकिन एंगुलर सेपरेशन जो है वो सेम रहेगी। तो पहले वो स्टेटमेंट में बोला गया स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द एंगुलर सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सरफेस ऑफ लार्जर वेवलेंथ, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस। देखो बेटा, अगर आपने लार्जर वेवलेंथ को यूज किया तो इस केस में फ्रिंज विड्थ भी, जो एंगुलर सेपरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। स्टेटमेंट कह रहा है डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, देखो बेटा 24 में जो ऑप्शन बनना चाहिए वो ऑप्शन बन जाएगा 4। पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। थोड़ी जगह बनाने के लिए ये वाली थोड़ी से रफ कर लेते हैं। ठीक है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ व्हाट
280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया। अरे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट, कितना हलवा क्वेश्चन। अरे जब भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा जाता है तो ये आपने पढ़ा होगा, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी गई है, आपको बस न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना था। एच की वैल्यू क्या बनेगी, यू स्क्वायर, अरे बोलो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी। क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यू की जगह लिखोगे 280। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आएगा 280 का होल स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सीधा लिख लेंगे 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा 9.8। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर सीधा सीधा आ जाता 1000 मीटर, आंसर क्या बन जाता, फोर्थ ऑप्शन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बार बच्चों को बोला मैंने क्लास में कि भाई कॉर्नोट साइकिल पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, पता नहीं क्यों एनटीए को बहुत मजा आता है कॉर्नोट साइकिल पे क्वेश्चन पूछने का। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा सिंपल क्वेश्चन। कॉर्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है भाई 50%, इसका मतलब नीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 0 पॉइंट बोलो बेटा 5, ये नीटा की वैल्यू है। टेम्परेचर का सोर्स का टेम्परेचर दिया है कितना, टेम्परेचर ऑफ सिंक बोला है, फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। नीटा की जगह क्या पुट करोगे बेटा, नीटा की जगह पुट करोगे 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक पता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सोर्स 327 नहीं लिखना था, क्या लिखना था, क्योंकि यहां पे जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है, अगर केल्विन में है तो क्या लिखेंगे 327 प्लस क्या लिखेंगे 273, ऐड करोगे तो बन जाएगा 600, डिवाइड करना था किसके साथ बेटा 600 के साथ, तो 600 के साथ डिवाइड करते तो आपका आंसर यहां से T2 की वैल्यू कितनी निकल कर आती 300 केल्विन। अब देखो बेटा 300 केल्विन कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब इसमें से 273 माइनस करोगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आंसर बन जाता 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस। अरे यार अगर आपको एक सिंपल वाटर ड्रॉप बनाना होगा तो एनर्जी होगी T मल्टीप्लाई बाई 4 पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, लेकिन सोप बबल में इनर सरफेस भी है आउटर सरफेस भी है, तो जो टोटल एनर्जी जो यहां पे होगी, ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड होगी एनर्जी वो कितनी होगी 2T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान क्या रखना था, जब आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर नहीं पुट करनी थी, क्या पुट करनी है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में ये वैल्यू को पुट करेंगे। और सरफेस टेंशन आपको वैसे भी ऐसा यूनिट में दिया है, आपको सिंपली इस क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करना था, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या बन जाता 3.01 इंटू 10⁻⁴ इसका आंसर आ जाता। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये भी 1 से 2 मिनट आपका ले सकता था, डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अब न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया, हाफ लाइफ पूछी हुई है बेटा, दोनों ही केस पढ़ाए जाते हैं। अगर मान लो मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं एन नॉट इंटू 1/2 की पावर एन। इसी तरह से एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो क्या होगा ए नॉट इंटू 1/2 की पावर क्या लिखोगे एन। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ है 20 मिनट, तो एक्टिविटी ड्रॉप हो गई है 1/6, कितनी देर के बाद इसकी एक्टिविटी 1/16 हो जाएगी, तो इधर ए की जगह क्या लिख लेंगे, बोलो बेटा ए नॉट डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू क्या लिखोगे 1/2 की पावर n, तो ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/16, 1/16 का मतलब क्या हो गया 1/2 की पावर, बोलो बेटा 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर क्या बन जाएगा 1/2 की पावर बनेगा, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे 1/2 की पावर n। ये तो कुछ जादू सा हो गया। ठीक है बेटा बस 1 मिनट, तो बात समझ में आ रही, पेपर टफ नहीं होता है,
एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन डिमांड नहीं हो रही है तो हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आपको पूरे साल भर एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, ठीक है। पिछले 12-13 सालों से बहुत बड़े नेशनल ब्रांड्स में मैंने फिजिक्स जो पढ़ाई है, जेडब्ल्यू के बच्चों को जो मेंस किया, जो एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं पहले उनको पढ़ाते थे। लेकिन जब नीट के सेगमेंट में एंटर किया साथ साथ में, तो ये समझ में आया कि नीट के बच्चों की डिमांड डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट को समझना है और सिस्टमेटिक वे में अगर आप टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे तो फिजिक्स आपके लिए टफ नहीं होगी। कंटिन्यूसली टीचर से डिस्कशन करना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करना है टीचर के साथ, ताकि आप समझ पाए कंसेप्ट क्या है, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए क्लासरूम प्रोग्राम में, कि आप फिजिक्स के कंसेप्ट को समझें और उसके बाद भर भर के गलतियां करो। देखो गलतियां करना बहुत जरूरी है। आपने कोई कंसेप्ट समझा और उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आया, आप बिल्कुल बिंदास बिना कोई टेंशन लिए कि भाई देखो मेरे को ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैंने समझा था, उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है, मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं और उसमें कोई गलती होगी तो टीचर से बात करो और वहां पे अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो। तो गलतियां रेक्टिफाई करने लगोगे तो बहुत जल्दी फिजिक्स को पकड़ने लगोगे। इतना टफ आता नहीं है कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। रेगुलर सिस्टमेटिक वे में स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर पेपर दोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स में फैच कर सकते हो। मैं बहुत डैम श्योर हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स कोई बच्चा नहीं सीख सकता। प्रॉब्लम है कि सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन होती नहीं, ठीक है। तो हम यहां जैसे एक्टिविटी की बात कर रहे थे तो ये थोड़ी सा कुछ जादू टाइप हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्टिविटी में अगर हम देखें तो क्या होता है बेटा, एक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने वही कहा था, ए इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है बेटा, ए की वैल्यू को अगर हम देखें, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1/2 की पावर क्या लिखोगे बोलो बेटा, एन लिखेंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या आ गया बोलो बेटा, ए की जगह आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाई 16। दिस कम्स आउट टू बी ए नॉट इंटू 1/2 का क्या आ गई, पावर एन आ गई। ए नॉट कैंसिल हो गया तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बेटा, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और इसका मतलब एक्टिविटी 1/16 हो जाएगी आफ्टर 4 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ है 20 मिनट्स की। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो बेटा, 80 मिनट्स 4 हाफ लाइफ की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। हमने एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी बोलो, 2 आ गई। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 इंटू के मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब हमने स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया। अगर हम स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, तो बहुत सिंपल सा था। तो अब न्यू पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे, 1/2 इंटू के मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यू डैश की वैल्यू निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बोलो बेटा, 16 टाइम्स ऑफ यू के इक्वल आ जाएगी न्यू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन क्या बन जाता है यहाँ पे आपको बोलो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है 29 के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला गया है सिस्टम का। बेटा ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 6 माइक्रोफैरेड। और 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड आपस में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाता, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9, और ये इनको सॉल्व कर दोगे 3 प्लस 9 हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 3, ये 6 इंटू 3 9, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया 12, 3 4 जा ये 2, ये कितना आ गया 3, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोफैरेड हो गया 6 और 3। बेटा यहाँ पे 6 है ना, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, कभी कभी देखो एग्जाम में भी यही हो जाता है कि हम लिखते कुछ हैं और गलतियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा 9 ना होते हुए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 6 और 3 हो गया 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइक्रोफैरेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं है।
ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जब हम मोशन वन डायमेंशन पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ कवर्ड विद स्पीड v2, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 होल डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब यहां पे क्या करोगे, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करनी तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ v1 की जगह क्या लिखोगे v, v2 की जगह क्या लिखोगे ट्वाइस ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ v, आंसर आ जाएगा 4v बाई 3, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये अंडर रूट में होना चाहिए था लेकिन दिया नहीं गया है, तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बन जाएगा, ये बोनस आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टिक किया है, नहीं भी किया है, लेकिन ये बोनस हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस एट ए डिस्टेंस, ठीक है। दो बॉडी से बेटा, एक का मास m है, दूसरी बॉडी का मास कितना है 9m है, किसी डिस्टेंस में रखे गए हैं। आपको पोटेंशियल बताना है जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा। बेटा मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर, कहां से बेटा, यहां से x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो, तो ये x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास अंडर रूट ऑफ 9m होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 9m प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना दिया हुआ है r, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3r डिवाइडेड बाई, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू है 3r बाई 4 और ये वाली वैल्यू कितनी है r बाई 4। तो आपको यहां पे पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस gm होल डिवाइडेड बाई r बाई 4 माइनस g इंटू 9m होल डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा क्या लिखोगे 3r बाई 4। तो दोनों को डिवाइड, इनको दोनों को सॉल्व कर लोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा माइनस 16 बाई r, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल, फ्लूइड मैकेनिक्स से आया था। वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, बर्नौली प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, जो करंट आ रही है करंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू सी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑप्शन में दिया है कांस्टेंट, दूसरे ऑप्शन में दिया है डिक्रीज, इसका मतलब दोनों में कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है, बेटा याद होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर है और यहाँ पे अगर यहां से फ्लो होने वाली करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, तो इस प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वो भी क्या होगा चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट कम होगी। क्वेश्चन ने कहा था डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगी। बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है 36, ये सेक्शन बी में है जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप जो 15 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ने ही है। रेडियस पूछा गया है इनर हाइड्रोजन ऑर्बिट का, कितना रेडियस है 53 इंटू 10⁻⁻⁻31। बेटा ये ना थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये टाइप गलत हो गया है, ठीक है। तो जो इनर रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के राउंड होता है। कितना होता है बेटा 0. वैसे एग्जैक्टली होता है 0.529, तो आप लिख सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखा है और साथ में क्या आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा, n की वैल्यू 3 लिख लोगे तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ
3 3 सा कितना हो गया 9, 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस ऑफ व्हाट थर्ड ऑर्बिट। ये जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ये वैसे ही क्रैम कर लेते हैं, मतलब अच्छे से देख लेते हैं कि अच्छा बोर के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, वो सब केसेस बहुत ध्यान से देखे जाते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन तो बच्चों का होना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है कब, प्लेटिन 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, 6.8 ओम का रेजिस्टेंस दिया है 680 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोला गया है। बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर का क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, अरे बोलो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन व्हाट टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया 6.8 ओम में 2 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4.8 डिवाइडेड बाई वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 80। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, यह आ जाएगा 2.4, यह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻², आंसर कौन सा मैच करेगा 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड। 38 क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही क्यूट और सिंपल क्वेश्चन। नेट इंपीडेंस पूछा है तो आप बोलोगे सर इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा इंटू इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपीडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर प्लस बोलो बेटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या वैल्यू है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल। ओमेगा कितना है बोलो बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, 50 क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, मल्टीप्लाई बाय एल, एल की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई पाई मिली, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ आप इसे सॉल्व करेंगे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 2 आ जाएगा 10, 100 हो जाएगा, तो यहां से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 5 हो, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई, ओमेगा एल की वैल्यू आ गई 5 हो। इसी तरह से ओमेगा सी की वैल्यू निकाल देते हैं, या जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। ठीक है, और सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू देखो दी हुई है 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई, 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई, पाई पाई क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और साथ में दिया है मिली फैरेड, मिली का क्या मतलब हो गया बेटा 10⁻⁻। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻³ 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा। बेटा ये यहां पे क्वेश्चन में गलत है, ये मिली फैरेड नहीं है, ये है माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो माइक्रो लिखेंगे तो यहां बनेगी 10⁻6 की वैल्यू। आप इसको XC को सॉल्व करोगे, XC को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 ओम। अब देखो XC की वैल्यू है 10 ओम, XL की वैल्यू है 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 10, इंपीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इसको लिखेंगे प्लस 10 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ व्हाट 125, अंडर रूट ऑफ 125 कितना हो जाएगा 5√5 ओम। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, अगर ए इनपुट 1 और 1 हुआ तो यहां पे क्या मिलेगा आपको 0, यहां क्या मिलेगा 0, 0 0 का 0 और आगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 1 इनपुट के लिए आपको 1 मिलेगा। दूसरा केस देख लो, 1 1 के लिए क्या मिल रहा है बेटा 1 1 के लिए 1 मिल रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी बन रहा है, 1 1 के लिए 0, 1 1 के लिए 1, थर्ड ऑप्शन भी बन रहा है। अब कोई और ऑप्शन ले लो, क्या ले लेते हैं बेटा बोलो, फर्स्ट और थर्ड में 0 0 तो 0 0 ही है, ये 0 और 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा 0 और 1 ले लेते हैं। यहां पे अगर मैंने 0 लिया तो यहां पे मिलेगा 1, यहां पे लिया 1, यहां पे क्या मिल जाएगा 0, 1 और 0 का एंड गेट में 0 और वापिस फर्दर कितना आ गया 1, तो 0 और 1 की वैल्यू भी क्या है 1, 1 1 की वैल्यू 1 है, 0 और 1 की वैल्यू भी क्या है बेटा 1 है,
0 1 की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 3। आप चेक ऐसे कर सकते हो, आप बाइनोमियल वो जो एक्सप्रेशन है उसको अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करो आप अपने रिजल्ट्स, आपका इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा था। 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी करंट सर्किट में फ्लो करेगी? पहले केस में आप बोलोगे सर ईएमएफ है और 10 रेजिस्टर को सीरीज में लगाया है, तो क्या लिखोगे 10 आर, इतनी करंट सर्किट में फ्लो करनी। अब सभी रेजिस्टर्स को मैंने सीरीज में पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगाने से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/10, तो न्यू करंट जो फ्लो करेगी अब कितनी करेगी 10E डिवाइडेड बाई R करंट फ्लो करेगी। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, तो पहले करंट आई थी, बाद में करंट आ गई 10E/R, अगर आई को E/R को मैं 10I लिख लूं, तो ये जो बाद वाली करंट है वो इनिशियल करंट से क्या हो जाएगी 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या बन जाता? बोलो बेटा 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा ये क्वेश्चन पता किस कंसेप्ट पे है? जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां लिख लेते हैं इसको, फिर मैं मिटा भी दूंगा। मान लो कोई इस तरह से व्हीकल है, आप इसके ऊपर, अगर ये व्हीकल किसी भी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? जो फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है म्यू mg। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके साथ ये आदमी या इस सरफेस पे पड़ा हुआ ब्लॉक विदाउट स्लाइडिंग मूव कर सकता है, दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज व्हाट म्यू मल्टीप्लाई बाई जी। और म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी है बेटा म्यू की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू लिखनी है 10, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा 1.5। वैसे भी अगर एक ब्लॉक है ना, और किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक उस सरफेस पे मूव करे ताकि वो स्लाइड ना हो सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे म्यू इंटू जी वुड बी व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ दिया गया है पोजीशन और टाइम का ग्राफ, इसमें सीधा दिख रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मीटर का एम्पलीट्यूड है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो इस ग्राफ ये साइनसोइडल ग्राफ है, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये पोजीशन होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा a ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बोलो माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ व्हाट, अरे बोलो बेटा ओमेगा इंटू टी, साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, देखो बेटा यहां से ये यहां तक जा रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है बेटा आपको? टाइम पीरियड आपको दिया है 8 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 8, सॉरी ये कितना हो जाएगा बेटा पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन पर सेकेंड आ गई एंगुलर। ठीक, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एंगुलर एक्सेलरेशन है पाई बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 4 16 इनटू साइन ऑफ ओमेगा को क्या लिखोगे बेटा बोलो पाई बाई 4, और आपको एक्सेलरेशन पूछी गई है, कब एक्सेलरेशन पूछी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पूछी है, तो मतलब यहां पे t की जगह क्या पुट करोगे 2, ये कैंसिल कर दिया आपने, ये बनेगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन हो जाता ये वाला 1, दैट इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 42 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए ऑर्बिट, टाइम पीरियड कितना है बेटा सैटेलाइट का t है g, और इसमें पूछा गया है ये वैल्यू पूछी गई है इसमें, ठीक है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो बेटा कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो जी एम बाई क्या लिखोगे रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एम, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, एम एम यहां से कैंसिल हो जाएगा,
ओमेगा की जो वैल्यू है यहां से निकलकर कितनी आ जाएगी, ओमेगा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई व्हाट, कैपिटल आर का होल क्यूब, और ओमेगा क्या बोलते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई व्हाट, टाइम पीरियड। यहां से टाइम पीरियड क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट, जी मल्टीप्लाई बाई एम, और मास को क्या लिख सकते हो बेटा, आप बोलोगे मास को हम लिख सकते हैं आर क्यूब तो है ही, जी मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई आर का क्यूब, आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो बेटा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स ऑफ 4 पाई इंटू जी डी, तो 4 क्या हो गया कैंसिल, पाई पाई भी क्या हो गया कैंसिल, 3 पाई बाई जी डी, 3 पाई बाई जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी स्क्वायर, तो 3 पाई बाई जी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो बेटा टाइम के स्क्वायर को डिपेंड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। आप ये यहां से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, हमें पता है टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको जी और डेंसिटी की टर्म में लिखना है, तो मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहां से जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे टी स्क्वायर की वैल्यू बन गई, देख रहे हो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, बोलो बेटा टी स्क्वायर की वैल्यू बन गई 3 पाई डिवाइडेड बाई जी, 3 पाई डिवाइडेड बाई जी इंटू डी, ये किसकी वैल्यू बन गई, टी स्क्वायर की वैल्यू बन गई, आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते क्या है, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन द सेमी सर्कुलर शेप, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा ये सेमी सर्कुलर शेप है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये करंट यूं जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर की तरफ प्लस लिखा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई सेमी सर्कुलर वायर की वजह से होता है 4 पाई आर, और ये वाली करंट इधर जा रही, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल देखोगे तो इनसाइड द प्लेन, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर। अब यहां से आप क्या करोगे, म्यू नॉट इंटू आई होल डिवाइडेड बाई 4 आर को कॉमन लोगे, यहां पे वैल्यू बचेगी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, ये वाली वैल्यू 1 से कम होगी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, मतलब हमने बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर, ये पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पेज, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पे, बोलो बेटा 4 ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट केस में क्या है, इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा ये बीच में लेंस है और एक एंड पे लेंस है, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी। बेटा सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन, इसकी अगर फोकल लेंथ लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 1/f1 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, इसकी फर्स्ट सरफेस क्या है इनफिनाइट रेडियस की, माइनस 1/r2, इसको क्या लिखोगे 20, तो 1/f1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 1/f1 की क्या वैल्यू निकल कर आएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, 0.6 डिवाइडेड बाई 200, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 100, ये 1/f1 की वैल्यू। जब हम 1/f2 की वैल्यू निकालते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बेटा यहां पे, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाती है, यही वैल्यू आती है 1/f2 की भी जो वैल्यू आ जाएगी, तो उस केस में बस ये वाले रेडियस को नेगेटिव लोगे, इसको इन्फिनिटी लोगे। अब ये बीच में जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, f3 मान लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 को 20 माइनस 1/-20, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये आ गया 1/10, दैट इज 1/, व्हाट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, क्या करोगे सभी को ऐड कर दोगे, माइनस ये वाला फोकल लेंथ कितनी है -3/100, ये बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 1/20, फिर से ये एंड वाला जो फोकल लेंथ है थर्ड पोर्शन, इसकी फोकल लेंथ 3 डिवाइडेड बाई 100। अब आप क्या करोगे, बोलो बेटा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पहले ये वाला देख लेते हैं, 1/20 1/20 1/10 1/10 माइनस 1/2, तो यह हो जाएगा 1/20,
ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, बेस में क्या लिखोगे 100, तो ये बनेगा -3 + 5, ये आ जाएगा -1, 1 बाई फोकल लेंथ आ गया -1 बाई 100, इसका मतलब फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की क्या मिलेगी, -100 वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फोकल लेंथ पे आ गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक्स भी की हुई हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो बेटा, टू थिन लेंसेज हैं सेम फोकल लेंथ की, एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, व्हेन दे आर प्लेस्ड कांटेक्ट विद ईच अदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। बेटा एक ही लेंथ, ऐसे देखो बेटा, इसको थोड़ी सी जगह पकड़ते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, एक फोकल लेंथ ये लेंस है, दूसरा ये वाला लेंस है, ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखोगे 1/f माइनस 1/f, क्या आ जाएगा 0। बेटा 1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 0 आया है, इसका मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, तो यहां से आप लिखोगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वुड बी व्हाट, इंफिनिटी, तो ऑप्शन आपका क्या सही बन जाता, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इस वाले क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, बोलो, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वुड बी व्हाट, इनफिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस हैज लेंथ l, इसका मतलब लेंथ का जो वेक्टर लिखोगे वो क्या लिखोगे, l मल्टीप्लाई बाई क्या लिखोगे, बोलो बेटा आई कैप, लेंथ का वेक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लगेगी, कैसे निकालेंगे बेटा करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लगेगी, देखो बेटा हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू करंट मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्रॉस B, ठीक है बेटा, यहां पे I तो लिखा आपने, लेंथ की जगह क्या लिखोगे L मल्टीप्लाई बाई आई कैप, और यहां क्रॉस करोगे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे कितना हो गया, ये बनेगा आई, एल तो साथ में है ही, इसको यहां पे क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाती है के, और साथ में आ जाएगा 3, तो ये लिखेंगे हम इसको 3k, और फिर आई क्रॉस के की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस, और जे की जगह क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहां पे आ जाएगा, बोलो बेटा 4, और साथ में क्या आ जाएगा जे। अब आपको वेक्टर में फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं दी हुई है, आपको मैग्नीट्यूड बोला गया है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई एल अंडर रूट ऑफ 3k कैप प्लस 4j कैप, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाता है 5i इंटू एल इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, और यार क्या आंसर बन जाता 5il, ये बन जाएगा ऑप्शन क्या 47 का ऑप्शन कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड इन ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑफ वेलोसिटी u, बुलेट ट्रेवल करती है 42 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग द लेंथ हॉरिजॉन्टली, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम u/3, इट इज फर्दर पेनिट्रेटेड into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block, the total length of the block could be, बताओ ब्लॉक की टोटल लेंथ कितनी होगी, अरे यार बहुत हलवा क्वेश्चन, देखो मेरे को जगह भी चाहिए होगी, लेकिन चलो यहां लिख लेते, ये ब्लॉक है, बुलेट यहां से एंटर कर रही है, कितनी स्पीड से एंटर कर रही है u स्पीड से, कितना बुलेट ने चला, बुलेट ने मूव किया 24 सेंटीमीटर बुलेट ने मूव किया, और स्पीड कितनी हो गई u/3, और अगला कुछ x चलने के बाद इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है, तो क्या लिखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2s, हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो क्या लिखोगे u/3 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a, और s की जगह क्या लिखोगे 24 लिख लोगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप पे इक्वेशन लगाओ, जब ये बुलेट एंड पे पहुंच रही है तो वेलोसिटी हो रही है 0, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर u/3 का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे 2a मल्टीप्लाई बाय x, दोनों को डिवाइड करोगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जैसे x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस वुडन ब्लॉक की 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो बेटा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा ऐसे मैं बता दूं, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा,
तो एक डाइपोल है जिसका ये वाला चार्ज है -q, यहां पे जो चार्ज है वो +q चार्ज है, ठीक है। सेंटर से लेकर यहां पॉइंट P तक का 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का, और ये जो सेंटर टू ये इसका डिस्टेंस है, ये है 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस भी कितना है बेटा, बोलो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। P पॉइंट पे पूछा है नेट पोटेंशियल बताओ। बेटा ये डाइपोल बस दिख रहा है तो डाइपोल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। देखो ना डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, सॉरी पोटेंशियल निकालने को कहा गया है, वो डिस्टेंस बहुत कम है, सॉरी कंपेरेबल है विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बात समझ रहे हो? तो आप इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो और इस प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो, तो क्या लिखोगे, नेट पोटेंशियल। माइनस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -kq डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 5 कितना हो गया 8, और साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर तो है ही, प्लस इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल kq डिवाइडेड बाई 5 - 3 कितना होता है ये 2, और ये पर सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा 10⁻², और साथ में वोल्ट तो है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा, ये बेस में आ गया 8, ये आ गया 4 - 1 3, ये बन गया 3kq डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻² वोल्ट। आपको कहा गया है पोटेंशियल बताना है आपने 10⁻² वोल्ट की टर्म है, तो ये यूनिट आ गया 10⁻² वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया 3kq/8, तो आंसर आ जाएगा 3kq/8। और लास्ट क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। तो एक बॉल को ऊपर फेंकता है और 4 सेकंड में बॉल जमीन पे पहुंचती है, बताओ ब्रिज की हाइट क्या होगी। अरे क्या पूछा हुआ है, बोलो बेटा ब्रिज की हाइट क्या होगी। एक ब्रिज से सीधा ऊपर फेंकता है, आप बोलोगे यार सर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करते हैं तो उसमें इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि बैलून है ऊपर जा रहा है, वहां से एक बॉल को ऊपर फेंका नीचे, टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्या है हॉरिजॉन्टल ब्रिज बोला गया है, बिल्ड किया गया एक क्रॉस द रिवर, सब कहानी बनाई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो ये आपका आ गया ब्रिज, ठीक है। यहां बच्चा है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर से गई नीचे रिवर पे पहुंची, बॉल को u स्पीड से थ्रो किया गया है, टाइम ऑफ जर्नी t है। आपसे पूछा गया है टाइम बताओ कि इसकी हाइट कितनी है। मान लो ब्रिज की हाइट कितनी है h, तो जितना इस बॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वही ब्रिज की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या लिखोगे, ut + 1/2 इंटू AT का स्क्वायर। तो एक बॉल यहां थी, यहां से यहां पहुंची, क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकंड में वाटर की सरफेस पे पहुंची, तो u की जगह लिखोगे 4, टाइम की जगह लिखोगे 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होती है तो इसकी जगह लिखोगे 10, और टाइम का क्या लिखोगे स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, 4 4 16, 80 माइनस ये आ जाएगा -64 सेंटीमीटर। बेटा -64 सेंटीमीटर आया है आंसर। पहली बात यहां माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है भैया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही है। ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था बॉल, अब यहां पहुंचा -64, लेकिन आपसे हाइट पूछी है तो हाइट क्या हो जाएगी, इसी की पॉजिटिव वैल्यू हाइट हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा 64 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये था सारा का सारा नीट 2023 के फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस वे में एक डिसिप्लिन के साथ अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो साल भर रही होती और आपने अगर 11th 12th के स्टूडेंट हो तो पूरे 2 साल प्रिपरेशन की होती तो ये बहुत इजी होता। अगर किसी बच्चे का अभी भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे बहुत बार कहा जाता है कि पहली बार आप 0 से स्टार्ट करते हैं और दूसरी बार हम तजुर्बे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी आपका 2023 का पेपर बिगड़ गया है कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार ट्राई करें, खूब सारी मेहनत करें और अपनी गलतियां जो आपने इस साल की हैं वो फिर से ना दोहराएं और बढ़िया से मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है उन सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स तक या लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।